अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो पास्ट 11 ईयर्स में 2009 से 2020 तक जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उसके मैंने आपको जो है वो सॉल्यूशंस बताए थे। और उसमें कुछ चैप्टर्स किया था, चैप्टर 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, इस तरह से चैप्टर 8 किया था। अब बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं तो उसके एमसीक्यूज़ आज हम करने वाले हैं, इस चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7। तो 4 चैप्टर्स को तो कर लिए थे और अगले 4 चैप्टर्स के अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो याद रहे कि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, और पास्ट पेपर के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं कि दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप उनको जो है वो तैयारी उनकी करें। ठीक है, तो ये लास्ट जो है वो कह लो कि 11 ईयर्स के एमसीक्यूज़ जो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट एमसीक्यूज़ हेयर इज़ दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कि इस हाइड्रोजन हैलाइड का हाईएस्ट परसेंटेज होता है आयनिक कैरेक्टर का। तो हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद दैट इज़ HX को हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो HX जो हमारे पास होता है दिस वी कॉल हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का किस में होगा, जिसमें आपके पास हाईएस्ट कह लो कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मौजूद होगी। HF, HCl, HBr, HI। अब हाइड्रोजन की तो आप जानते हैं कि जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। ठीक है, और जो है वो बाकी फ्लोरीन की आप जानते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज़ 4.0। ठीक है, तो अगर आप इनमें H और F के बीच में हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो ये मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि HCl, HBr, HI, अब Cl, Br और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उतना ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होता है आयनिक कैरेक्टर का। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ के द बॉन्ड एंगल इज़ मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर CH4 जो है मीथेन, तो मीथेन का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्रीज़, CO2 की 180 डिग्री है, वाटर की 104.5 है, अमोनिया की 107 डिग्री है। दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका कह लें कि इसके मैक्सिमम हमारे पास जो है बॉन्ड एंगल मौजूद है, बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये 180 डिग्री पर होता है। बॉन्ड एनर्जी इज़ ग्रेटेस्ट फॉर डैश। ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी किसके लिए होगी? हमने पढ़ा था कि जो सिंगल बॉन्ड की से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड की होती है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो मीथेन में आप जानते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बना के रखते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास दैट इज़ के N2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये नाइट्रोजन गैस इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ है कि दिस मॉलिक्यूल है ज़ीरो डायपोल मोमेंट। किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा? तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया का मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, वाटर का बेंट होता है। HCl तो डायरेक्ट सी बात है कि ये हमारे पास पोलर इन नेचर है, नॉन पोलर जो होगा वो ज़ीरो डायपोल मोमेंट रखेगा। तो CO2 की बात कर लें, नॉन पोलर भी है, लीनियर मॉलिक्यूल भी है। दैट्स वाई क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो इसके डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है कि द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल जो है वैलिड नहीं होता, मतलब ऑक्टेट रूल जिसमें नहीं लगता, जिसमें लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। तो नाइट्रोजन में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन में भी होते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में दोनों जो है वो हाइड्रोजन आइटम्स के अंदर लास्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं होता। छठा है द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डैश। SI सिस्टम में यूनिट क्या है डायपोल मोमेंट की? तो कूलम मीटर है। चूँकि आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है E × D। ठीक है, मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस।
तो चार्ज की यूनिट तो कूलम हो गई, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई भाई, मीटर हो गई। तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो गई, लेकिन कूलम मीटर चूँकि एक बड़ी यूनिट है तो हम इसके बजाय अलग यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम इसके बजाय जो है वो डिवाई की सूरत में इसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 7th, दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड। ये कौन सा प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। प्राइमरी बॉन्ड आप जानते हैं, प्राइमरी बॉन्ड जो है वो हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड को कहते हैं कि ना, ऐसे बॉन्ड जो कि दो एटम के मिलाप से बने उनको हम कहते हैं। और प्राइमरी बॉन्ड में आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये प्राइमरी बॉन्ड है। इसके अलावा सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो दैट इज़ जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे आपके पास प्राइमरी बॉन्ड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद हम MCQs पर आते हैं और MCQ नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। तो MCQ नंबर 8 कहता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज़ 0, हेंस द बॉन्ड एंगल इज। तो CS2 का डायपोल मोमेंट 0 होता है तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी। तो अगर आप CS2 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कार्बन डाइसल्फाइड है ये, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। दिस इज़ कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम मौजूद है और कार्बन के दोनों तरफ जो है वो दो बॉन्ड पेयर है। दिस इज पाई बॉन्ड तो इग्नोर कर देते हैं हम इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सो वी हैव टू इग्नोर दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में सिर्फ एक और एक दो हमारे पास जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। और अगर दो बॉन्ड पेयर होता है इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि वो उसका शेप होता है हमारे पास लीनियर, और लीनियर शेप की बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। 9th, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बोथ अबव एंड बिलो नोडल प्लेन। जब पाई बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई करती है। अब आपको पता है पाई बॉन्ड जब होती है तो पाई बॉन्ड किस तरह होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से होती है, ठीक है। ये दोनों आपस में इस तरह से ऊपर जुड़ते हैं इस तरह से। तो नोडल पेन कौन सा पार्ट होता है उसका, नोडल पेन ये इसका बीच वाला पार्ट, ये दिस इज अ नोडल पेन। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो होती है इसकी वो कहाँ होती है, वो ऊपर और नीचे होती है। मतलब इस पॉइंट पर होती है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर होती है और इसके अलावा इस पॉइंट पर होती है, ठीक है। तो बोथ अव एंड बिलो नोडल प्लेन। तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे वाक़ई होती है। 10th है द प्रिंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ लिक्विड डिक्रीजेस डैश, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए किसी लिक्विड में तो उससे क्या चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। कह रहे हैं वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी नो चेंज। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो उससे जो लिक्विड की जो डिक्रीज़ हो जाती है वो क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है ना तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ होता है, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ इन बिटवीन डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड चूँकि आप जानते हैं एक सेकेंडरी बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है। बॉन्ड एनर्जी पूछी जा रही है तो वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। 12th MCQ द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, कि जो आप कहते हैं ना कि जो आपके पास जो बॉन्ड बनता है फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में किस ओवरलैपिंग से बनता है। तो आप जानते हैं फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 9 होता है, ठीक है। अब क्योंकि 9 होता है तो इसका हो जाएगा दैट इज़ 1s2 हो जाएगा, देन 2s2 हो जाएगा, देन 2p पर जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग करेगा क्लोरीन वो अपने इस p ऑर्बिटल से जो है वो बॉन्डिंग करेगा। तो दोनों के pp जो है वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। तो कौन से ओवरलैपिंग से होता है फ्लोरीन F2 के अंदर बॉन्डिंग, तो pp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होती है। 13th MCQ है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, तो ग्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल्स इज 14th है। आप जानते हैं sp3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, वो उनका टेट्राहेड्रल शेप होता है, वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो उनके जो बॉन्ड एंगल होता है वो ये जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है 109.5 डिग्रीज, ये इनकी जो है वो बॉन्ड एंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ हाईएस्ट फॉर डैश ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसके लिए होती है। आपको 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड पता है आपको, ठीक है। दिस इज SS सिग्मा, ठीक है। एक हमारे पास होता है SP सिग्मा बॉन्ड, ठीक, इस तरह का, और एक हमारे पास होता है PP का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो PP का सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होता है। इनमें से हाईएस्ट जो होती है ना वो किस में होती है, वो PP के सिग्मा बॉन्ड में होती है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पीपी में बिल्कुल किनारों पर होता है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि आप जानते हैं कि एस में क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आने की जो है वो मतलब ओवरलैप पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी कम से कम होती है। दैट्स वाई पीपी ऑर्बिटल जो है वो ग्रेटेस्ट होता है या हाईएस्ट उसकी होती है जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। 16 है द डायपोल मोमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज, अब कोलिन मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर इन नेचर है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा उसका 0 होगा। 17 है द सिग्मा बॉन्ड, द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाई होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात करें कि लेट्स से कि अगर हम ये बात कर लें कि कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जिसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, पहला बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, द सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। 18th MCQs आया है कि विच बॉन्ड इज़ नॉन पोलर, इनमें से चार में से कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर आप जानते हैं क्या होता है, जो होमोडायटोमिक हो, ठीक है, हेट्रोडायटोमिक और होमोडायटोमिक। होमोडायटोमिक से मुराद के दो सेम एटम से मिलकर बने, तो क्लोरीन क्लोरीन जो है वो ये वाला जो बॉन्ड है Cl के बीच में, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का होगा। चूँकि आप जानते हैं ना, सिंपल सी चीज़ है कि ये होमोडायटोमिक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो क्या होगा, सेम ताकत के साथ ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर की तरफ खींचेंगे, तो ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना इस पर कोई चार्ज आएगा, तो किसी पर चार्ज नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कि द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डैश, नॉन पोलर, कोप्लेनर, लीनियर, ऑल ऑफ दिस। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन क्या होता है, नॉन पोलर मतलब के प्लेन से उठे हुए, कोप्लेनर मतलब प्लेन में मौजूद है, लीनियर सीधे होते हैं। तो आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, उनका ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है, तो वो प्लेनर होता है, मतलब प्लेनर से मुराद ये है कि उसको आप प्लेन पे 2 डायमेंशन में रख सकते हैं। जैसे कि जो आपके पास टेट्राहेड्रल होता है वो नॉन प्लेनर होता है, और लीनियर तो आपको पता है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। 20th MCQ आया है कि विच ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग, कौन सा ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है, तो s ऑर्बिटल जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है, और p जो है वो सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है, क्योंकि s ऑर्बिटल सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, कभी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। 21 है इन इथेन C2H4, इथीन होगा सॉरी, ये देयर आर डैश, और बल्कि इथेन ही है ये, लेकिन फार्मूला इसका हो जाएगा, क्योंकि इथेन है तो इथेन का फार्मूला हमारे पास जो होता है दिस इज़ C2H6। इथेन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक है, या सॉरी ये इथेन नहीं है, आई थिंक ये इथीन ही है, तो यस, तो यहाँ नाम गलत लिख दिया गया, दिस इज़ इथीन। कह रहे हैं कि इथीन के अंदर कितना सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, इथीन आप जानते हैं दैट इज़ इथीन, C डबल बॉन्ड C, नाउ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन 1, दिस इज़ अनदर हाइड्रोजन, दिस इज़ अनदर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो इथीन के अंदर आपके पास क्या है भाई, इथीन के अंदर आपके पास जो है वो 5 सिग्मा बॉन्ड है, और उसके अलावा 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। 22 है कि व्हेन गैसियस कैटाइंस एंड एनाइंस आर ब्रॉट क्लोजर द एनर्जी इन्वॉल्व इज, जब कैटाइन और एनाइन जब साथ आते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे Na प्लस है और उसके अलावा Cl माइनस है, ये गैसेज आइंस हैं, जब ये मिलकर NaCl बनाते हैं तो क्या होता है भाई, उसके इसमें एनर्जी निकलती है ना, लिबरेट होती है, हम कहते हैं दैट इज़ -788 किलो जूल पर मोल। ये -788 किलो जूल पर मोल क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द लैटिस एनर्जी, जो 1 मोल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन से बन रही होती है। 23 MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अमोनिया की बात करें तो ये sp3 है, अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें C2H4 की, तो इथीन की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है। अगर हम C2H4 की बात करें, ये इथीन है, इथाइन H2H2 इथाइन था, C2H4 इथीन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और वाटर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका आंसर आपके पास करेक्ट क्या होगा, दैट इज़ ये C2H4, जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल इज डैश,
C2H2 के मॉलिक्यूल, इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं? इथेन आप जानते हैं दैट इज़ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है ये, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो उसके अंदर बॉन्ड्स की तादाद अगर हम देखें तो उसके अंदर बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पर एक सिग्मा दिख रहा है आपको, दूसरा सिग्मा दिख रहा है, ये भी सिग्मा दिख रहा है, एक पाई ये दिख रहा है और एक ये पाई ये दिख रहा है। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं कि उसके अंदर भाई ये इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर C2H2 के अंदर। नेक्स्ट है दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। किस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा? तो आप जानते हैं कि अमोनिया का तो 107 डिग्रीज होता है, इस तरह से CO2 का जो है 180 डिग्री होता है, लीनियर है। SO2 का 120 डिग्री होता है, ट्रायगोनल है, ठीक है। इस तरह से वाटर का 104.5 डिग्रीज होता है। तो मैक्सिमम किसका हो गया इसमें? CO2 का होगा जो लीनियर मॉलिक्यूल है। लास्ट MCQ है 26 नंबर है कि 1 डिबाई इज इक्वल टू डैश कूलम मीटर। तो डिबाई को ज़्यादा कॉमन यूनिट है किसकी भाई? इसी डायपोल मोमेंट की। तो एक डिबाई बराबर होता है 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर के। सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ chemical bonding. Now moving ahead towards the next chapter, that is chapter number 5, energetics of chemical reaction. और इसके जो अभी हम जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, MCQs को, और देखते हैं किस किस तरह के MCQs इसके पास पेपर में आस्क किए गए हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि दिस इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें आपके पास जो अमाउंट जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट नहीं होती है। अमाउंट कम ज़्यादा करने से प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को कहते हैं। ये कम ज़्यादा करे, अगर अमाउंट कम करेंगे तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, विस्कोसिटी सेम होती है। विस्कोसिटी जो है वो सेम होती है, अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। एक चम्मच शहद की जो विस्कोसिटी होगी ना भाई, एक बाल्टी शहद की भी वही विस्कोसिटी होगी, उसमें अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। नेक्स्ट है द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल। तो ये हमने पढ़ा था कि 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम उसमें जस्ट एक एटम या एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बता रहे होते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हम बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी बता रहे होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का आंसर होगा। वैसे ही मैक्रो मतलब होता है बड़ा। थर्ड है 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। ये कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। कैलोरी CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है, जूल जो है वो SI सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। फोर्थ है रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग करती है उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। फिफ्थ MCQ है हाइड्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश। एक हाइड्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है? तो एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, हाइड्रोजीनियस सिस्टम होता है। होमोजीनियस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक ही फेस के अंदर सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि हाइड्रोजीनियस सिस्टम के अंदर क्या होता है, मोर देन 1 फेस मौजूद होता है। जैसे एक गिलास पानी के अंदर हम कुछ पत्थर डाल दें और हम उस एक गिलास को सिस्टम कह दें तो वो हाइड्रोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि पानी है उसमें लिक्विड और जो पत्थर डाला उसमें स्टोन हमने डाला दैट इज़ सॉलिड। सिक्स्थ है द हीट कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डैश। कि टोटल हीट कॉन्टेंट सिस्टम का क्या कहलाता है? मतलब जो हीट एनर्जी की सिस्टम के अंदर मौजूद होती है ओवरऑल, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसको H से डिनोट किया जाता है। तो एंथैल्पी को H से डिनोट किया जाता है, E+PV के बराबर होती है ये। सेवन, दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है? मतलब अमाउंट कम ज़्यादा करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्सटेंस पर। तो दैट इज़ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई जितना भी आप जो है वो मास वो अमाउंट कम ज़्यादा कर दें, डेंसिटी सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर जैसे पानी की डेंसिटी 1 ग्राम है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक गिलास पानी हो चाहे एक बाल्टी पानी हो, डेंसिटी उसकी सेम ही रहेगी, अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एट्थ है हेसेस लॉ मे बी यूज टू कैलकुलेट डैश। हेसेस लॉ को क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हेसेस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा H या एंथैल्पी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यह हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन की बात की जा रही है। नहीं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मेकिंग आइस क्यूब, मेल्टिंग आइस क्यूब, कंबस्शन ऑफ गैसोलीन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें सिर्फ आपको अगर आपको आइस क्यूब को मेल्ट करना होगा ना, तो फिर आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग आइस क्यूब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
10th है दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है चाहे अमाउंट कुछ भी हो जाए। जैसे डायमंड की बात कर लें, जो 10 ग्राम डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.54 होगा। इस तरह अगर आप कोहिनूर डायमंड भी आप लेते हैं या कलनन या सबसे बड़ा डायमंड भी दुनिया का आप लेते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2.54 ही होगा। मतलब कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। तो ये 9th MCQ था। नेक्स्ट हम आते हैं 10th MCQ की तरफ कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक ये हो चुका, ये भी हो चुका। 11th MCQ की तरफ आ रहे हैं। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? तो अभी तो हमने 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है वो हमने देखा था। अब ये रिवर्स भी इसका आ सकता है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। तो जब 1 आप ऑन कर दोगे उस फैक्टर को तो ये 0.239 आ जाएगा। 1 जूल में 0.239 कैलोरीज होते हैं। सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6 हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम के MCQs को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से MCQ जिसके आस किए गए। फर्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर दिस Kc वैल्यू, कि किस Kc वैल्यू के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक्सटेंट से मुराद की रिएक्शन किसमें फॉर्दर अवे टुवर्ड्स द कंप्लीशन गया होगा। तो जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होती है हमारे पास, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमारे पास होती है Kc की, उतनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो है वो 10 की पावर क्यूब है। तो दैट इज़ इसके लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा दूर तक रिएक्शन फॉरवर्ड टू कंप्लीशन गया होगा। सेकंड द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस इज फेवर्ड बाय। अमोनिया गैस जो हम हासिल करते हैं हेबर प्रोसेस में तो कब ज़्यादा हासिल होता है? तो आप जानते हैं हाई प्रेशर में होगा और लो टेम्परेचर में होगा। चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा आपको प्रोडक्ट हासिल होता है, और हाई प्रेशर इसलिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट से, तो उस सूरत में हाई प्रेशर पर ज़्यादा प्रोडक्ट आपको हासिल होता है। थर्ड है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिस्टम इन्वॉल्विंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल। ये ली चैप्टर प्रिंसिपल से MCQs आया है। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। फोर्थ है फॉर द रिएक्शन, ये हेबर प्रोसेस दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज। तो ये आप जानते हैं कि Kp इज़ ग्रेटर देन Kc होगा, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो Kp शुड बी ग्रेटर देन Kc। Kp और Kc दोनों के लिए भी हम कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर गैसेस है तो उनके लिए हम Kp भी कैलकुलेट करते हैं। द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात की जा रही है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, तो सेम वही जो रूल्स लगते हैं ना हेबर प्रोसेस में, वही यहाँ पर लगते हैं कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम यील्ड आपको हासिल होती है किसकी? SO3 गैस की, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। सिक्स्थ एडिशन ऑफ KCl टू AgCl सोल्यूशन कॉजेस। KCl अगर हम डाल दें AgCl के सोल्यूशन में तो आप जानते हैं कि AgCl है तो वो जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? Ag+ और Cl- में। और AgCl आप जानते हैं सिल्वर का सॉल्ट है तो वो एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। और KCl एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो K+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि Ag+ और सॉरी यहाँ पर इसमें Cl नेगेटिव जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये Cl नेगेटिव कॉमन आइन है। कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से क्या होता है? रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारे पास जो सॉल्ट है AgCl जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ AgCl के आयनाइजेशन में डिक्रीमेंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अगर आयनिक कंसंट्रेशंस जो है उसका प्रोडक्ट अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाता है। मतलब जो है ना आयनिक प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू आपने निकाली है अगर वो इक्वल टू KSP हो जाए तो उसका मतलब कि सोल्यूशन सेलेक्टलिस्ट वो सैचुरेटेड हो गया। और अगर ये बजाय इक्वल टू होने के ग्रेटर देन हो जाए KSP तो सूरत में क्या होता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है, PBT की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर यही अगर सिचुएशन लेस देन हो जाए तो लेस देन में क्या होता है कि आपके पास जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर आपका बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ उसकी तरफ आते हैं यहाँ पर
कि प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज, अभी बताया मैंने आपको प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मोर देन Ksp होती है। 9th, इफ Kc इज़ वेरी स्मॉल, अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो कैसा रिएक्शन होगा, तो रिवर्स रिएक्शन अकर होगा, चूँकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल डाउन होगा और मैक्सिमम रिएक्टेंट मौजूद होंगे, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा होगा, तो रिवर्स रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। 10th, द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मीन्स, एक्टिव मास किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि एक्टिव मास हो जाए या कंसंट्रेशन हो जाए, एक ही चीज़ को हम कहते हैं जिसकी यूनिट जो होती है वो मोल पर DM क्यूब होती है, या फिर कैपिटल M भी लिख सकते हैं, मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को ही या मोलर कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहा जाता है। 11th, विच ऑफ द रिएक्शंस हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp, Kc Kp सेम उनका होगा जिनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो रिएक्शन है H2 + I2 इट फॉर्म्स 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी Kc और Kp की वैल्यू सेम निकलेगी। बाकी सब में आप देख सकते हैं डिफरेंस है, यहाँ 3 मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है। जहाँ पर सेम आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ पर Kc Kp बराबर हो जाएंगे। 12th से फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन, कि कहते हैं कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस डबल कर दी जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा रहेगा। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, कि कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता Kc की वैल्यू का, लेकिन यही अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर Kc की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो ये रिमेन्स द सेम हो जाएगा। द इक्वेशन और Ksp ऑफ CaF2 इज़, अब कैल्शियम फ्लोराइड के लिए Ksp की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, मतलब कह रहे हैं कि उसकी आप वो बताएं हमें, जो Ksp की जो एक्सप्रेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिख कर दें। देखो कैल्शियम फ्लोराइड है ना CaF2, जब हम उसको यहाँ से अगर हम उसको ब्रेक करेंगे आयोनाइज करेंगे तो Ca+2 और F- में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब Ksp की इक्वेशन लिखनी है तो Ksp बराबर हो गया, प्रोडक्ट लिखते हैं ना, ये कैल्शियम आ जाएगा +2 और उसके बाद F- आ जाएगा और साथ में F- के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास Ksp की इसकी एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग इक्वेशन Kp इज़ ग्रेटर देन Kc, Kp बड़ा Kc से कब होगा, जब प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से। तो यहाँ बी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि रिएक्टेंट 1 मोल है, प्रोडक्ट 2 मोल है, यहाँ पर क्या होगा कि Kp ग्रेटर देन होगा Kc से। सो दीज आर द 14 MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपसे एग्ज़ाम में कराची बोर्ड में आस्क किए गए थे, ठीक है। तो उसको मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर पर, मतलब चैप्टर 4, 5 करा दिया मैंने आपको। चैप्टर नंबर 7 में हम जाते हैं, इसके भी अच्छे खासे MCQs हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट MCQ इसका आया है एग्ज़ाम में कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 dm कप सॉल्यूशन विल बी। तो देखो 20 ग्राम ऑफ NaOH समरात यहाँ पर हो गया हमारे पास, पहले मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स आ जाएंगे 20/40 0.5, ठीक है। तो 40 आता है इसका, ठीक है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो 20/40 पहले हो गया, ये हो गया हमारे पास 0.5, और इसको 1 dm क्यूब सोल्यूशन में डिवाइड जो है वो डिज़ोल्व किया गया है, तो 0.5 डिवाइड बाय 1, तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी 0.5, ठीक है। सिंपल है, विदाउट एनी कैलकुलेटर हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट, दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इस आयन की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ग्रेटेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो आयनाइज हो रहा होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप जानते हैं, जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा इजीली आयनाइज हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पर Al+3 आयन के पास है, तो उसकी ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। थर्ड है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप जानते हैं कि ये हमने एक सीरीज़ देखी थी जिसमें सबसे ऊपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डाउन पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे नीचे जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ECS को याद करने के लिए। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो कहते ना कि ले के खाना मज़े से, ले के खाना मज़े से, आला मन जो करे, आला मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, उसके बाद प्यार भरी के बाद चापा लिखते थे ना, चापा F, चापा F। तो लास्ट में जो F आ रहा होता है ना,
ये सबसे एंड में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये शुरू वाले जो है ये सारी ये हमारे पास। इस तरह लिथियम की जब बात करेंगे तो लिथियम जो है हमारे पास वो क्या है भाई, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई निगाह है सुंदर प्यार भरे चापा है। इसको याद करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जिससे आपको याद रह जाती है। इसके लिए आप जो है वो लेक्चर मेरे देख सकते हैं, डिटेल लेक्चर, तो वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो MCQs हमारे पास है, दैट इज़ दिस पेयर डजेंट रिप्रेजेंट बफर सॉल्यूशन। ये पेयर बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग जो है वो बेसिक सॉल्ट होता है, और एक वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो देखें वीक बेस के साथ जो है वो वीक बेस के साथ आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। यहाँ पर वीक एसिड के साथ, ये पहले वाले में वीक एसिड के साथ इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, सेकंड वाले में वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है, सेकंड में वीक बेस के साथ उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। और यहाँ पर आप देखें, इधर पे देखें वीक एसिड है और ये दोनों के दोनों वीक एसिड है, ठीक है, सॉल्ट नहीं है। तो ये जो है एसिटिक एसिड और HCl ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बफर सॉल्यूशन को। इसकी डिटेल मैंने बफर सॉल्यूशन के लेक्चर्स में आपको बताई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिफ्थ है, दिस आयन इज़ मोर स्ट्रॉन्गली हाइड्रेटेड विथ वाटर। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हाइड्रेट होगा। तो यहाँ Al+3 इज़ द करेक्ट आंसर। 6, 7, 2 moles of solute are present in 2 dm³ of solution, then the concentration of solution is dash molar। कह रहे हैं कि जब 2 मोल सॉल्यूट मौजूद हैं 2 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो आप जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन बराबर होती है किसके, मोल्स पर dm³। तो T/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा, 1 कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। 7th है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4 इज़। सोडियम बाईसल्फेट के अंदर NaHSO4 के अंदर जो है वो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो भाई देख कंपाउंड हमारे पास NaHSO4 है, ठीक है, दैट इज़ NaHSO4। अब यहाँ निकालेंगे ना तो देखें सोडियम की +1 होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी, ऑक्सीजन की -8 होगी। ये -8 +1 +1 -6 हो गया, तो सल्फ़र क्या निकल गया आपका, +6 निकल गया सोडियम बाईसल्फेट के अंदर या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 cm³ ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज डैश cm³। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास लगता है जिसको हम कहते हैं कि M1V1 = M2V2। इस फॉर्मूले की वजह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है M1, आपको पता है जैसे कि अगर M1 हम एसिड का देख लें तो V1 बताना है, तो 0.2 × V1 = M2V2, मतलब 10 × 0.1। तो ये 0.2 को फिर इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि 10 × 0.1 कर लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1/, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल, ये क्या हो जाएगा 1/0.2, 1/0.2 हो जाएगा ये। तो 1/0.2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 cm³ जो है वो आपके पास इसका आंसर होगा। M1V1 एसिड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, M2V2 बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशन के अंदर हम इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले को, अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। 9th है मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर, अभी बताया था रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। 10th है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। अगर KMnO4 आपके पास है तो उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ठीक है। तो पोटेशियम आप जानते हैं +1 है, ये -8 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। तो +7 होगी मैंगनीज की पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH कितना होता है, 11 में पूछ रहे हैं तो याद करना पड़ेगा, 10.7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं किसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज़ अ बेस, दिस इज़ MgOH ट्वाइस। तो बेस है तो ज़ाहिर सी बात है 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 10.5 होता है। 12 है द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इज़। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज डिसोसिएशन कितनी होती है, तो उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन हमारे पास, चूँकि ये वीक बेस है तो वीक बेस की कम डिसोसिएट होते हैं, तो 1.4% इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन है। 13 है इन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, कि
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास वोल्टाइक सेल जो होता है उसके अंदर ये होता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। इसी वोल्टाइक सेल को हम गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं, लेक्लांची सेल भी कह सकते हैं, डैनियल सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। 14th MCQs अमंग दीज सॉल्यूशंस दिस वन हैज़ द हाईएस्ट pH वैल्यू। किसकी pH वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट होगी इन तमाम में से, ठीक है। तो अब इसके लिए आप देखो सबसे पहले तो कि जिसमें कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, अगर आप देखें ना इन चारों में कंसनट्रेशन ज़्यादा है कि उसकी एसी की है ना 0.10 मोलर, तो जिससे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी pH वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो 0.10 मोलर H2SO4 की pH स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। 15 है दिस सॉल्ट विल हाइड्रोलाइज इन वाटर। कौन सा सॉल्ट पानी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर पानी में हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं कि अगर कोई सॉल्ट पानी में ऐड किया जाए पानी का pH चेंज हो तो सूरत में हाइड्रोलिसिस होती है, वरना नहीं होती है। मतलब अगर न्यूट्रल सॉल्ट होगा ना तो यही काम कर पाएगा। अब देखें NaCl को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, चूँकि NaOH और HCl बन जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। KCl पानी में डालेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, KOH और HCl बन जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। सोडियम सल्फेट को पानी में डालेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब NH4Cl को पानी में डालेंगे ना तो HCl के साथ NH4OH बनेगा। NH4OH आपको पता है वीक बेस है, तो इस तरह से ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा ना ये, तो pH वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ये सॉल्ट NH4Cl हाइड्रोलाइज हो सकता है पानी में, चूँकि इसमें pH को चेंज कर देगा पानी के। 16 द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सोल्यूशन इस, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप निमोनिक याद रखें। यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए निमोनिक क्या होता है, ये होता है RPG, एसिड बेस, मतलब न्यूट्रल के लिए RPG, रेड पर्पल ग्रीन। तो न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। 17th MCQ है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड इज़ द इलेक्ट्रोड व्हेन वेयर। एनोड में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो आप जानते हैं OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो OARC इस तरह से याद रखते हैं, इसकी ट्रिक इसकी यही है कि OARC मतलब ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है वो MCQs पर आते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 DM क्यूब सोल्यूशन इज़, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट हैं 1 DM क्यूब सोल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मोल्स से मुराद मोल्स की बात कर रहे हैं। तो मोल्स पर DM क्यूब आप जानते हैं मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। 19th है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज डैश। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो कैथोड कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है ऑक्सीजन की। वैसे आप जानते हैं परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 पे होता है, अगर हम इसको निकालना चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। ओवरऑल इसकी क्या होगी, 0 होती है ना, ये हो जाएगा +2, तो +2 = 0 × 2 = 0। तो ये ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा, दैट इज़ -2/2। तो ये हो जाएगा आपके पास -1, तो -1 निकल जाती है परऑक्साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। द रेंज ऑफ pH इज़ POH इज़ डैश। POH और pH दोनों की रेंज 0 से 14 के बीच में ही होती है, बट ये होता है कि POH के अंदर के 0 से 7 तक बेस होते हैं, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 8 से 14 तक आपके पास जो है वो दैट इज़ के 8 से 14 तक आपके पास जो है वो आपके पास एसिड्स होते हैं। 22 है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ बेस्ड अपॉन डैश। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस चीज़ पर बेस करती है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है, एक तरफ रिडक्शन होती है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है, और इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि इफ़ 200 cm³ ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड अप टू 2000 cm³, इट्स मोलैरिटी वुड बी डैश मोलर। कहते हैं 200 cm³ है 1 मोलर का, इसको डाइल्यूट किया गया 2000 cm³ तक, इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। तो पहले 200 cm³ थी तो 1 मोलर था, 2000 cm³ कर दी तो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, तो 1 मोलर से 0.1 मोलर हो जाएगी इसको मोलैरिटी, ठीक है। चूँकि जाहिर सी बात है कि जो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर DM³ ना। अब जब DM³ को अगर आप बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 200 से 2000 कर दिया तो मोलैरिटी उसकी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई, 0.1 हो गया। नेक्स्ट है 24 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी H2SO4 में। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन +2 है, ऑक्सीजन -8 है, तो ये ओवरऑल हो गया यहाँ पर +6। तो +6 होती है सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज़ द pOH ऑफ अ सॉल्यूशन उस pH इज़ 8। किसी सॉल्यूशन का pH 8 है, pOH कितना होगा ये भी आप जानते हैं कि pH और pOH जब दोनों को ऐड किया जाता है तो ये किसके बराबर होता है भाई, यस 14 के बराबर होता है। तो pH निकालना है, ये 14 - 8 कर दो, तो 18 में से 14 में से 1 निकालें, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 जो है वो pOH हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल कौन सी है, आप जानते हैं ऑक्सीडेशन किस में होती है। ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किस में हो रहा है, अगर आप देखें +3 से +2 पे जा रहा है, ये +2 से +3 पे जा रहा है। ये यहाँ पर देखें, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो चैडविक एक्सपेरिमेंट इसको छोड़ दें। अब ये 3 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज का बढ़ जाना। तो चार्ज का बढ़ना दैट इज़ +2 से +3। और चार्ज कैसे बढ़ता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है। 27 है कि द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 10 ml सोल्यूशन इज डैश मोलर। मोलरिटी बताने की सोल्यूशन की कि जब 4 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया जा रहा है 10 ml सोल्यूशन के अंदर, तो 4 ग्राम ऑफ NaOH के पहले आप नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलरिटी क्या है, मोल्स पर dm³। तो मोल्स जब निकालेंगे तो 4/40 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास जो है 4/40 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1। इसको डिवाइड कर देंगे अगर आप 10 से, इसके अनुसार आ जाएगा इसको डिवाइड कर देंगे अगर आप जो है 10 ml से, 10 ml से हमारा अगर हम बात कर लें कि इसमें मिलीमीटर लीटर्स में कितना हो जाएगा ये 10 ml, तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में जो है वो 1000 ml होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 भी नहीं होगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो फिर इसको फिर 0 लगाएंगे, ऊपर 2, फिर नीचे 0 लगाएंगे, ऊपर 2 0 लगा देंगे, ये हटाएंगे, यहाँ से 1 0 नीचे आ जाएगा, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 मोलर। ये सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, वेरी इजी कैलकुलेशन है। लास्ट है कि द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ सोल्यूशन विल बी। ये होता है 106 होता है ना सोडियम कार्बोनेट, ये आधा मोल है 53 ग्राम, हाफ मोल 1 dm³ में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल अपॉन dm³ करेंगे तो 0.5 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो आंसर आप जानते हैं कि 0.5 मोलर ही आने वाला होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। सो दीज आर all the 28 MCQs of this chapter number 7 solution and electrolyte। तो बेटा ये हमने आज डिस्कस किया। अभी मैंने काफ़ी जो 4 चैप्टर जो बच गए थे हमारे, वो आज मैंने डिस्कस कर लिया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अच्छा खासा जो है वो सारे ही चैप्टर्स के मैंने MCQs आपको डिस्कस कर लिए। इससे पहले 4 चैप्टर किए थे, आज 4 चैप्टर के कर लिए हैं। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई MCQs आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे लेक्चर्स है ना, डिटेल लेक्चर्स, उसमें जाकर आप देखें प्लेलिस्ट के अंदर के टॉपिक को, तो आप इंशाल्लाह आप उसको सही से गेट कर पाएंगे। चूँकि MCQs लेक्चर है थोड़ा, इसलिए मैंने फास्ट वे पर कराया है। चूँकि सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए है, 8 के 8 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसलिए वजह से मैंने थोड़े से फास्टर मैनर पर इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया है तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लेक्चर को और सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।